जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अबीर खालिद अली। आज हमसे बात करने के लिए मौजूद है एक ऐसा शख्स जो कि आवाज़ का जादूगर है। जी हाँ, जिसको अगर हंसते हुए को रुलाना है तो रुला भी सकता है और रुलाते हुए को हंसा भी सकता है। उसकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है कि आसमान में उड़ते हुए परिंदे भी उसको सुन करके रुक जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के मशहूर सिंगर राजा हसन साहब की। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। राजा हसन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, शुक्रिया। सर, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, इतने सारे लोगों का आप मनोरंजन करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कब लगा कि आपको एक सिंगर बनना चाहिए और कुछ भी कर सकते थे लाइफ में आप? वो एक्चुअल में होता ही है ना कि हमारे एक मारवाड़ी में कहावत है, ऊंदरा रजायड़ा बिल्ली खोदेला। सो इट मीन्स कि चूहे के बच्चे को बिल खोदना नहीं सिखाया जाता। मेरे ब्लड में है और फादर साहब से सीखा, नाना से सीखा। और दूसरी बात क्या है कि ये काम है ना, थोड़ा सा मिजाजी है, अपने मन का भी है। जब आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू, और स्कूल में, कॉलेज में या आपके घरेलू फंक्शंस में जब आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है थ्रू दिस वर्क ओनली, यार ये कितना अच्छा डांस करता है, यार ये कितना अच्छा गाना गाता है, यार ये कितना अच्छा एक्टर है, तो वो आदमी को वहीं से इन्फ्लुएंस जो है वो पुश मिलना शुरू हो जाता है। मैं बचपन से गाना गा रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए एक चीज़ रास्ता साफ ये था कि मुझे ज़्यादा कहीं दौड़ भाग नहीं करनी पड़ी सीखने के लिए, बिकॉज मेरे दादा जो हैं उन्होंने एक क्लासिकल गायकी गाई है। फिर मेरे फादर साहब ने जो भी हल्का फुल्का सीखा उनसे, फिर उनके बाद मैंने जो अपने फादर साहब से सीखा। और कोशिश ये है कि एक एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपने आप को उतना इस्टेब्लिश करें जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं एक्सपेक्टेशंस की बात करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है बस। आप सिंगिंग करते हैं, क्या इतने से संतुष्टि नहीं मिली आपको? आपको फिर लगा कि मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए। आपने एक्ट भी किया है कई फिल्मों में। ये भी एक मैं शेर के ज़रिए कहना चाहूँगा, हुस्न होता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, कमर पतली हो तो बल खाई जाती है। असल बात ये है ना कि जब आप किसी फील्ड में उतरते हैं ना, तो उस फील्ड के बहुत सारी शाखाएँ होती हैं। हमारा फ़िल्म इंडस्ट्री केवल एक्टिंग या सिंगिंग या डांसिंग तक सीमित नहीं है, ये महदूद नहीं है। ये बहुत सारी इसकी शाखाएँ हैं। लाइक बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो आर्ट डायरेक्शन के बहुत बड़े माहिर हैं, दिग्गज हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी के माहिर और दिग्गज हैं। तो यहाँ पे ना अपने टैलेंट को दिखाने का एक बहुत बड़ा एक स्कोप है। उस स्कोप के ज़रिए मतलब जैसे ये कह लीजिए कि किसी ने अगर हमसे ये पूछा कि यार गाना तो गाते हो, और गाना बजाना एक्चुअल में है क्या? दिस इज़ ऑल्सो एक्टिंग। आप उन शब्दों को एक्ट करके नहीं पेश करोगे। लाइक रफ़ी साहब जब गाते थे या किशोर कुमार साहब जब जो भी प्लेबैक का मतलब ये होता है कि आप पीछे से एक्टिंग कर रहे हो। तो वही एक्टिंग हमने सामने आके कर दी, बस इतना ही फ़र्क है। क्या ऐसा क्यों है कि कोई सिंगर है या स्टार्स है, वो अपनी एक अलग पहचान बनाता है सबके सामने? जिस तरह से आपने बाल लंबे-लंबे किए हुए हैं, क्या नॉर्मल लुक में आप नहीं जम सकते हैं? लोगों को ये नहीं लग सकती कि भई ये बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला जो आदमी है, इतना बड़ा सिंगर हो सकता है, लेकिन नहीं, अपना स्टाइल अलग ही रखना है। नहीं, मैं इसमें इसमें मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। होता क्या है कि जब आप चमक रहे होते हैं या आपको कोई गाड़ी पसंद है, आप किसी शोरूम के आगे से गए और आपने देखा कि एक येलो कलर की मर्सिडीज़ खड़ी है, तो आपको मर्सिडीज़ पूरी रोड पे दिखेगी, लेकिन आपकी आँखों में वो येलो कलर की मर्सिडीज़ चमकेगी। यार लेनी तो वही है। तो इट इज़ लाइक दैट कि जब हम हमारे जितने भी स्टार्स हुए हैं, उनकी एक यूनिक यूएसपी है, उनकी एक यूनिक स्टाइल है। लोगों ने उस स्टाइल में उनको एक्सेप्ट किया है। मैं अगर बाल कटवा दूँ, मेरे ख़्याल से अपने आप 2 लाख रुपए कम हो जाएँगे मेरे शो पे। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको मेंटेन वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। बाल बाल कटने से ही 2 लाख रुपए कम हो जाएँ, इसका मतलब अच्छी खासी मोटी रकम लेते हैं आप। रकम से मुराद तो यही है ना कि देखिए क्या होता है, हमारा काम जो है, वो अब इसको हम उर्दू में हदिया कह लो, कि हम कोशिश ये करते हैं कि एंटरटेनमेंट करें। फिर उसके बाद जब ये कमर्शियल एंगल बनता है, ये एंटरटेनमेंट जब कमर्शियल लाइन में आता है, तो बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। आज जितने भी कलाकार हैं, वो अपने आप को मेंटेन करते हैं उस लेवल पे। बहुत सारे लोग होते हैं, आप देखिए कि कई कलाकारों की दिनचर्या जो है, वो शुरू होती है और उसके बाद ख़त्म होने तक पता नहीं उनके कितने रुपए खर्च हो जाते हैं, ताकि वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकें।
वो मेंटेन होता है टू सस्टेन इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल जो उनको वैसा देखना चाहते हैं। आज शाहरुख खान साहब को या सलमान खान साहब को जिम में जाने की जरूरत नहीं है, उतना नाम हो गया है, लेकिन लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये वही रईस वाले शाहरुख खान है, ये वही देवदास वाले शाहरुख खान है, या ये वही अक्षय कुमार है जो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं। तो लोगों में एक हीरोइज्म को बरकरार रखना, लोगों में एक इंटरटेनर जो होता है वो अपने आप को सस्टेन रखने के लिए ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। और उस मेंटेन में नेचुरल बात है कि जो रकम लगनी है वो तो लगनी है, तो वो आती है कहीं से और जाती कहीं है, और ये सबके साथ है। हम एक्चुअल में अपने लिए नहीं कमाते, हम कमाते हैं धोबी के लिए, दूध वाले के लिए, अखबार वाले के लिए, चाय वाले के लिए, जो भी हम खुद के लिए। आदमी कोई भी नोट कमा के खाता नहीं, वो किसी और के लिए ही कमाता है, जरिया बनाता है अल्लाह। बस हम जरिया बने हुए अपने तरीके से। आप 20 सालों से इंडस्ट्री में हैं। शुरुआती दौर में जब आप मुंबई आए तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल शामिल है हर किसी की एक सक्सेस के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल अगर परेशानी की बात करूं तो मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज का, मतलब आई वाजंट एबल टू स्पीक इन टंग का वो एक ट्विस्ट होता है सबके साथ, कि जब आप अपनी धरती को छोड़ के आते हैं तो वहाँ का जो लहजा है वो आपकी ज़बान में थोड़ा सा मिला हुआ रहता है, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करना। दैट वाज माय ओनली एक्सरसाइज फॉर माई सेल्फ। वो एक चीज़ थी। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे लकीस्ट पर्सन हूँ इस दुनिया में, कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले और मुझे ऐसा ख़ानदान मिला जहाँ पे मैं तरबियत लेता हूँ। और आज भी मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे हम तरबियत लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं सीखते ही रहते हैं। और हमारे पास है क्या सीखने के अलावा? स्टूडेंट हैं तो आगे बढ़ते रहोगे, प्रिंसिपल हो गए तो फंस गए, तो हमें प्रिंसिपल बनना है नहीं। स्टूडेंट हैं, हमेशा से सीखते आए हैं, कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष यही है कि जो जीता है उसको जीने की कला आनी चाहिए और जीने का तरीका आना चाहिए। अपने अपने तरीके से जीते हैं लोग, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। वो कौन सा गाना था जब एक नॉर्मल राजा हसन से रातों रात स्टार राजा हसन का जन्म हुआ? आई थिंक वो गाना तो नहीं था, वो एक कंपटीशन था। जी टीवी का सारेगामापा एक मंच हुआ था हमारे पास। वहाँ पे जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया था अल्लाह के बंदे, और वहीं से रातों रात लोगों में ख्याति, फिर हमें वोट्स वगैरह आने शुरू हो गए। और तब रिडीफ मेल वगैरह हुआ करते थे, और कुछ हुआ करता था, तो हमें भी नहीं पता था कि ये भी कोई चीज़ है। हम सोशल से इतना ज़्यादा, ये जो सोशल साइट होती है इन सब से इतना ज़्यादा अवेयर नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि यार लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए जाके परफॉर्म करके आएँ। और जब लोग चाहते हैं तो नेचुरल बात है कि ऐसा लगता है कि हाँ ये शायद ये यहाँ पे ये पहले सक्सेस की सीढ़ी चढ़े हैं, लेकिन बाद में कहानी अलग है। आप 2 दशकों से इस इंडस्ट्री में हैं। जब पहली फिल्म का आपको ऑफर आया तो क्या पेमेंट मिला, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे? मैं पहले तो माजरत के साथ ये मतलब ये थोड़ा वाजे करना चाहूँगा कि मुझे इंडस्ट्री में हुआ है तकरीबन 12 साल। 20 साल मुझे बॉम्बे में हो गया। तो वो जो 7 साल 8 साल का जो पीरियड था वो मेरा बॉम्बे में स्ट्रगल पीरियड था। वो एक अलग चीज़। 7-8 साल इस ऑफिस जा उस ऑफिस जा, जगह जगह धक्के ही खाए हैं। धक्के वो ज़रूरी भी है। वो क्या होता है कि आपको सारे पहलू पता चलने चाहिए ना, कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा ना, क्योंकि मेरी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लाइक मैं अगर गाना गा रहा हूँ तो मुझे अगर सोनू निगम जैसा गाना है या मुझे उदित जी जैसा गाना है, क्योंकि पहले तो वैसा ही होता था कि जब आप ड्रीम्स लेके आते तो नेचुरल बात है कि आदमी ये सोचता है कि यार मैं रफ़ी साहब की तरह परफॉर्म करूँ या मैं किशोर कुमार साहब की तरह गाऊंगा। लेकिन उनकी जो जद्दोजहद है अल्फाजों के साथ, सुरों के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर से जो कोलैबोरेशन है उनका, वो चीज़ है, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ, तो देयर आर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी थी। तो वो जो 7-8 साल का पीरियड होता है वो स्ट्रगल नहीं होती है, वो आपके सीखने का एक स्कूल होता है। कहीं ना कहीं सक्सेस जर्नी का ही एक पार्ट है जिससे आप धीरे 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 परिपक्व होते जाते हैं। जी, तो वो वही एक था। पहला गाना हमें विशाल शेखर जी ने, मेरा सोलो गाना था फिल्म दे ताली में, मारी तीतरी। उसके अलावा मैं थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरा फर्स्ट ब्रेक मुझे जो दिया था वो मैं शंकर एहसान लोय, मेरा अरिजीत का और मेरा पहला गाना साथ में ही था। तो मैं उसमें और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ
बट जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे मेरा पहला गाना जो है वो पप्पी दा ने किया था। पप्पी दा ने पहला गाना गवाया था फिल्म सदियाँ सदियाँ एक आई थी, उसके लिए गाना गवाया था। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। अभी तक जो अवार्ड्स आपको मिले हैं वो क्या-क्या हैं? सॉरी, वन सेकंड, मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। सदियाँ फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे वो अदनान सामी थे। अगेन यू कैन रिपीट इट। आपको बहुत सारे सम्मान दिए गए हैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। कौन-कौन से सम्मान आपको दिए गए हैं? जी, मुझे रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला अभी, और उसके अलावा मेरे पास टीवी के बहुत सारे मतलब कंपटीशन के बहुत सारे ट्रॉफीज़ हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा टीवी से जो मुझे सम्मान मिले वो रेडियो मिर्ची में अपकमिंग सिंगर्स का भी मिला है, और ये अभी पिछले साल जो मिला था वो बेस्ट राग इंस्पायर्ड एज अ कंपोज़र मिला, और जिस ने अवार्ड वगैरह भी मिले हैं, मतलब मैंने तो देखे नहीं है, बहुत सारे अवार्ड पड़े हैं, बट आई एम हैप्पी कि मुझे एक्सेप्ट किया लोगों ने, और मुझे इस इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट करके आज तक काम मिल रहा है थोड़ा बहुत जो भी है। तो ये ज़्यादा अच्छा अवार्ड से ज़्यादा मायने रखता है। आजकल जो गाने आ रहे हैं, उन गानों के जो शब्द हैं, उनका मतलब ही कुछ हो रहा है। हर शब्द को डबल मीनिंग से जोड़ा गया है। क्या पहले जो आप गाने गाते थे, आपको भी इस तरह के गानों की ऑफर होती है? देखिए, मैं गाने लिखता तो हूँ, पहली बात ये। फिर उसके बाद आता है कि यूथ को क्या पसंद आ रहा है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कमर्शियल होने के चक्कर में ये सारी चीज़ें होती हैं कि यार कुछ ऐसी चटपटी सी लाइन लेके आओ, चाहे वो चटपटी सी लाइन कैसी भी हो। कैसी भी है, समाज उससे खराब हो ना हो, बट एकदम से पहली नज़र में अच्छा लगना चाहिए। समाज, मैं आपको बताता हूँ, समाज एक्सेप्ट कर बैठा है इन सारी चीज़ों को। यूनिक चीज़ क्या होती है कि यार मैंने, अरे यार ये गाना बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात याद रखिए, जो पक्का गाना है, जो चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे तो पक्की चीज़ अपने आप में पक्की होती है, वो हमेशा के लिए अमर होती है। आप कभी भी गा सकते हो, आप कभी भी उसको परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ये जो जो इस तरह की लिरिक्स होती है, ये बरसाती मेंढक की तरह आती है और बाहर आती है, और थोड़े दिनों में एक इसका बाप कोई आ जाता है, और फिर थोड़े दिनों में फिर इसके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है। तो इट्स लाइक वॉर ऑफ वर्ड्स। तो शायरी में, शायरी तो नहीं कहेंगे, एक बातचीत है। वो आप चाहे इसको जो रैप आते हैं वो कह लीजिए, या आजकल के जो गाने होते हैं उनमें कुछ ट्विस्ट वाली लाइन, यार बड़ा ये गाना इसलिए अच्छा लग रहा क्योंकि एक लाइन जो है। अब रही बात समाज की, तो समाज ने एक्सेप्ट किया है, समाज ने एक्सेप्ट किया है। बेचने वाले को ये लगता है कि समाज ने एक्सेप्ट किया या नहीं किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बेचने वाला कहता है कि भाई ये गाना मेरा हिट जाएगा, मेरे को वो ज़्यादा परवड़ेगा, खत्म बात। इंडस्ट्री को नशे को लेकर के काफी बदनाम किया गया है। क्या आपको भी कभी ऐसा देखने को मिला? वाकई में जिस तरह के आरोप फिल्म इंडस्ट्री पर लगाए जाते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैंने जहाँ तक मेरी यारी दोस्ती रही है, मेरा अल्लाह गवाह है, पहले बात तो मैं पार्टी बॉय हूँ नहीं, तो मैंने कभी पार्टीज़ वगैरह बहुत कम, रेयर अटेंड की है, और कहीं कुछ ख़ास जगहें होती है जहाँ पे जाना होता है। तो उसके अलावा ये देखिए, ज़ाती फ़ैल है, मुझे ऐसा लगता है। आज मैं अगर कोई भी अमल करता हूँ, बहुत ज़्यादा चीनी खाना भी शुगर का एक कारण बन सकता है, तो ये ज़ाती फ़ैल है। कोई अगर आदमी सिगरेट पीता है तो ये उसका ज़ाती अमल है। रही बात इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री इसलिए लाइमलाइट में आ जाती है क्योंकि वो दिखते हैं, उनसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सामने नहीं होते, और कुछ सामने करते हैं, कुछ खुलेआम सिगरेट पीते हैं, कुछ छुप के पीते हैं, कुछ लोग अपने अलग अलग तरीके के नशे करते हैं। लेकिन ये खाली फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद नहीं। हमने ऐसे ऐसे नशेड़ियों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने नशे के मायने ही बदल दिए। जब मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि वो जो मंदिर मस्जिदों के बाहर में, ये जो दरगाहों के बाहर में बहुत सारे ऐसे जो बैठे रहते हैं, जो ग्रीस, ये जो शूज़ की, ये सुनने में आया, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा होता भी है कि नहीं, बट नशे के मतलब एक लेवल को अलग लेके जाने के लिए सिर्फ इंडस्ट्री जिम्मेदार हो, ऐसा हो नहीं सकता। नशा हर जगह है, कॉर्पोरेट में भी बहुत है, क्योंकि हम लोग शोज करके आते हैं कि आपको लगता नहीं कि क्या डॉक्टर्स नहीं पीते? डॉक्टर्स पीते हैं, लेकिन एक दायरा होता है। डॉक्टर्स इसलिए नहीं इस चीज़ में नहीं आते बिकॉज उनके पीछे आपकी तरह कैमरे वगैरह नहीं होते, समझ रहे? तो ये नशा सब जगह है, बस यही है कि ये ज़ाती फैल है।
अगर मुझे अच्छा लगा और मुझे बुरा लगा, ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैंने इसको कितना लेना है या कितना नहीं लेना है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए इस चीज़ में। बहुत सारे लोग करते हैं, कॉर्पोरेट जगत भी है, बहुत सारी जगह। और नशा क्या है? नशे के नाम पे बहुत सारे हिंदुस्तान में तो आज तक इससे नहीं निकले लोग बाहर, जर्दे चूने से। तो आप कहाँ नशा करेंगे? रही बात किसी बड़े नशे की, तो उस दुनिया के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। मैंने नहीं देखा अपनी आंखों से। सारी दुनिया कोरोना से परेशान है। धीरे धीरे अब इस परेशानी का हल निकलता जा रहा है। आप भी लॉकडाउन में रहे। लॉकडाउन के दौरान कोई गाना आपने गाया किसी फिल्म के लिए, या अभी हाल फिलहाल जो आपकी फिल्में रिलीज हुई हैं कुछ, वो कौन कौन सी हैं? ये लॉकडाउन के दौरान हमने ना इंटरेक्शन बड़े किए, लाइव गए, लोगों के साथ बातचीत की। और पहली बार पता चला कि जब आप लाइव जाते हो तो लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी होती है, आपके साथ लोगों का इंटरेक्शन कैसा बनता है। और जो एक्चुअल में कहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुआ तो जब मुझे पता चला कि कई जगहों पे केक काटे गए, कई जगहों पे लिटरली। मेरी एक बहन है गुजरात में, मेरी फ़ैन भी है और मुझे भाई बोलती है, उन्होंने वृद्धाश्रम जाके कई मतलब लोगों को खाना खिलाया मेरे नाम से। तो और कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इकट्ठे होकर के एक साथ केक काटा और वीडियो कॉल पे। तो सोशल से जुड़ने के बाद मुझे एक चीज़ एहसास हुई लॉकडाउन के दौरान, मुझे पता चला कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपने फैंस से के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो थोड़ा उनको वक्त देना भी ज़रूरी है। तो अच्छा लगा। फिर लॉकडाउन में गाने गाए, अच्छे अच्छे गाने गाए। अच्छे अच्छे गाने से मुराद यही है कि जीत जाएंगे हम, घर से बाहर ना निकलो तुम, बाहर जो है उनको रहने दो, और जिनका सम्मान है उनका सम्मान ना छीनो। लाइक पुलिस वालों को परेशान ना करो, पुलिस हमारे लिए बाहर खड़ी है। या डॉक्टर्स को परेशान ना करो जो हमें वैक्सीन के लिए या जो हमें चेक करने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज शुरू में बड़ा माहौल एक अजीबो गरीब सा हो गया था। कई जगह आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में बहुत सारी अलग टाइप की घटनाएं हो गई थी जिनको हम यहाँ पे तो बयान नहीं कर सकते। तो उन घटनाओं से भी प्रेरित होकर लोगों ने, जैसे डॉक्टर्स के लिए मैंने खुद भी कई बार पोस्ट किया, अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके फ़ोटोज़ पोस्ट किए। और मैंने अपने शहर में बहुत सारी बाइट्स भेजी, भाई कोरोना से लड़ने के लिए ये एहतियात बरतने आपने। बिकॉज सी वबा है, और वबा एक्चुअल में सिर्फ और ऊपर वाले के हाथ में होती है। वैक्सीन बनना नहीं बनना, क्योंकि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, जिसकी आई उसकी तो घर में भी आ जाएगी, 7 तालों में भी आ जाएगी। जिसकी आई उसकी 7 तालों में भी है, लेकिन जिसको नहीं आई है उसके लिए एहतियात है। समझ रहे? तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। वही हमने लॉकडाउन के दौरान लोगों को बताया कुछ गाने के ज़रिए। रही बात फिल्मों की, तो फिल्म्स के गाने तो लॉकडाउन में नहीं गाए, थोड़े बहुत एक आधे गाने थे वो हमने घर से थोड़ा सा रिकॉर्ड करके भेजा, बट वो बात बनी, पर हो जाएगा धीरे धीरे। प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए, अंदर की जो आवाज़ें हैं जो दिल को छू लें वो तभी निकलती हैं। नहीं, प्रॉपर सिस्टम से मुराद यही होता है कि जब आप म्यूजिक कंपोजर के साथ होते हैं, सीधी सी बात है, आप डिज़ाइनर हैं, आप जब तक टेलर के पास नहीं बैठेंगे आप कपड़े को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वो आपके डिज़ाइन को पूरा एकदम अमली जामा पहनाएगा। और थोड़ा सा और डिफाइन करूँ तो एक आदमी जब स्केच करता है और कोई बताने वाला होता है तो वो हूबहू क्यों निकलता है, तो उसके दिल की बात, उसकी आंखों देखी बात वहाँ पे निकाली जाती है। वैसे म्यूज़िक है कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने एक गाना बनाया, ये उसकी औलाद है और हम हैं दाई हैं, तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर कह रहा है मेरा बच्चा इतना ये ऐसा है, इसको आपको ऐसे खिलाना है। तो हम लोग फिर हम दाई हैं, हम उस तरह से खिलाते हैं। हम देखते हैं जितना खूबसूरत तरीके से उसको पाल सकते हैं, उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, मार्केट में आता है, बड़ा नाम करता है। आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? वैसे तो रिवील हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं ना, हम गा के आ जाते हैं और जब इंटरव्यूज दे देते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो गाना मेरी आवाज़ में है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ फिल्में हैं जैसे सलमान भाई की अंतिम आ रही है अभी हाल फिलहाल में, जिसका एक टीजर रिलीज हुआ है, जो सलमान खान साहब के बहनोई हैं, उसमें एक बड़ी अच्छी बॉडी वॉडी बना करके उनके साथ एक फाइट सीन नजर आ रहा है, तो उसमें भी आपने गाना गाया? हाँ, वो टीजर जो है उसमें आवाज़ हमारी ही है। तो ये इश्क का दरिया है अंतिम, पर हमारे दर्शकों को सुना के बताएंगे? वो मेरे पास वो लाइंस नहीं, बिकॉज बड़ी ताज़ा थी। हम ऐसी कुछ तो याद होगा। ये इश्क का दरिया है अंतिम, डारा 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 है अंतिम, इस आग में जल जाना अंतिम, डारा 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 अंतिम। तो
तो अंतिम याद है और शुरुआत नहीं याद। भाई का गाना है तो वैसे भी ज्यादा गा नहीं सकते हैं, आप समझ सकते हैं ना, डर तो डर है। इसका मतलब भाई का बिल्कुल दबदबा है पूरी इंडस्ट्री पे, आपको इतना ही याद है जितना सबको याद है, नहीं, मुझे जबकि आपने गाया है ये। मुझे वैसा नहीं है, मेरे को गाना याद नहीं है, मुझे किसका दबदबा, और ना बेचारों ने उन्होंने मुझे कभी ऐसा रोका। मैंने तो भाई के लिए पहले भी गाना गाया है। आपने कवाली सुनी होगी, वल्ला रे वल्ला, तीसमार खान की, वल्ला रे वल्ला 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 रे वल्ला वल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ, वल्ला रे वल्ला वल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। तो ये याद है, ये भाई के लिए गाई थी। और रही बात दबदबे की, तो एक बात है, दबदबा नहीं, 40 साल घटा है वो आदमी, 30-35 सालों से आज वो इंडस्ट्री में इस मुकाम तक आए हैं जहाँ पे ये कुछ लोग शायद इसको पता नहीं, मालिक बेहतर जानता है कि किस तरह से लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ है ना वक्त के साथ जुड़ जाती है। लाइक हमारी इंडस्ट्री में साहब बहुत कम लोगों के पास जुड़ते हैं, तो जैसे रफ़ी साहब है, नौशाद साहब है, आप समझ रहे हैं कहने का मतलब, ये दिल से आता है। दिलीप साहब है, कमाना पड़ता है, खरीदा नहीं जा सकता है। तो बस ये कमाने वाली बात है कि आज अगर कोई शाहरुख सर को खान साहब कह रहा है, तो शाहरुख खान तो किसी के दरवाजे पे जाके नहीं बोल रही है यार मैं शाहरुख खान हूँ, प्लीज़ मुझे खान साहब कहो, नो, नॉट एट ऑल। ना सलमान भाई ने कभी कहा होगा कि मुझे भाई कहो, कभी भी नहीं कहा, 100%। ये जी जितना भी ओरा है ये सब दिल से निकला हुआ है, लोग इतना प्यार करने लगे हैं। मैं दिल ही की बात कर रहा हूँ। अब मेरे शहर में बहुत सारे लोग मुझे भाई बोलते हैं, मैं कौन सा भाई हूँ? मैं मजदूरों वाला भाई हूँ, समझ रहे हैं आप? मैं मजदूरी कर रहा हूँ, उनके लिए मैं खुशियाँ बटोर रहा हूँ। तो खुशियाँ बटोरने वाले भाई वो होते हैं ना जिनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। आज आप देखिए कि एंटरटेनमेंट जगत में कुछ नाम ऐसे हैं जैसे अक्षय कुमार सर, अजय देवगन जी, शाहरुख सर, सलमान सर, ये वो लोग हैं जिनको लोग स्क्रीन पे देखते हो तो ऐसा लगता है मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना, फीलिंग जो एंटरटेनमेंट जगत के लोगों से, उनमें इस रुतबे को कमाना ये मजाक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दबदबा नहीं है, वो मोहब्बत है, प्यार है लोगों का। प्यार है, प्यार है, ये तो बात है। बिग बॉस चल रहा है, कभी सोचा नहीं कि बिग बॉस में जाना चाहिए? अरे नहीं सर, मैं मार दूंगा किसी को, मैं आटे में नमक पसंद है अपने को, सारी चीजें ज्यादा नहीं। विनर के रूप में किसे देखते हैं? किसी को ही नहीं देखता, मैं बिग बॉस ही नहीं देखता। जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं सलमान खान साहब की, आप उनका बिग बॉस ही नहीं देखते हैं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसको ना जानता हो, जो ना देखना चाहता हो? देखो, एक होता है चलते फिरते देखना और एक होता है दिल लगा के देखना। मैं दिल लगा के सिर्फ उतना चंक देखता हूँ जब सलमान भाई होते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम? वहां तक वो जो अंदर जो अपने मतलब की चीजें हैं, जो अपने मतलब की चीजें हैं वो देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना है। नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं दिल से बहुत बड़ा वाला फैन हूँ कुछ लोगों का, और कुछ लोगों की स्टाइल का, कुछ लोगों के अंदाज का, कुछ लोगों की, तो उनमें से एक सलमान भाई भी है। जैसे उनका कैरी करना किसी भी ड्रेस को, कपड़े कैरी करना, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पे कपड़े इतने खूबसूरत लगते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं, हीरो बहुत हुए हैं, लेकिन एक होता ना कि हीरो के अंदर से हीरो निकलने वाली बात, वो है। और मैं वैसे बहुत बड़ा वाला फैन शाहरुख सर का हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लड़ाई करवाने वाले हैं, ये खबर उन तक चली गई अगर तो? मुझे इन सब बातों से बिल्कुल, अब मुझसे लड़ेंगे वो, उनके लिए मैं हूँ कौन? खैर, मैं तो इतना जानता हूँ कि मालिक इनको सलामत रखे, हमारे देश के एंटरटेनमेंट को संभाल के रखा है। जितने भी कलाकार हैं, नॉट ओनली शाहरुख सर, सलमान सर, टाइगर, अब देखिए दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे ख्याल से इतना क्या कहते हैं, हॉलीवुड टाइप का फिगर दो ही है हमारे पास, ऋतिक रोशन साहब है, टाइगर है। ये अलग ही लीग है, एक अलग ही, क्या फिगर नहीं, फिजिक नहीं, फिगर इन द सेंस दो लोग हैं ना, तो ये दो फिगर ऐसे हैं जिनको आप हॉलीवुड से अटैच कर सकते हैं कि ये दिखने में भी और फिजिकली भी, इनके एक्सेंट भी और इनका स्टाइल जो है वो बहुत यूनिक है। मैंने वॉर देखी तो नेचुरल बात है कि मैं उसमें हम कभी कभी है ना टेक्निकल देखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये फिल्म कैसे देखी जाए। मैं शाहरुख सर का कैसे फ़ैन हुआ मैं बता देता हूँ कि मैंने एक फिल्म देखी थी हम तुम्हारे सनम, जिसमें दोनों ही थे, शाहरुख सर, सलमान सर, लेकिन उसमें एक घोड़े के साथ शाहरुख सर की बातचीत है,
उस बातचीत का मैं इतना दीवाना हुआ कि मैंने वो मोर देन मतलब 100 टाइम्स मैंने उसको रिपीट करके सुना। और जब मेरा मन नहीं भरा तो मैंने उस डायलॉग को अपने रजिस्टर में लिख लिया जिसमें मैं गाने लिखता था। तो अब आप सोचिए कि मुझे किसी ने ये बताया था कि मैं उससे पहले शाहरुख सर के लिए इतना मतलब वो नहीं था, मतलब ही वॉज अ गुड एक्टर फॉर मी, बट वो जो एक बादशाह भी शाहरुख खान वो उस वक्त सामने आया जब एक पता चलता है ना कि बच्चन साहब बैठे हैं आईने के सामने और वो अपने आप से बात कर रहे हैं, क्या देख रहा है, किस पिट के आया है, और वो एक कट में सीन देना। तो थोड़ा सा मुझे इतना नहीं आता लेकिन हो जाता है कि यार ये बंदा बड़ा मेहनती है। आप किसी को एक लाइन दीजिए, किसी को भी एक लाइन दीजिए, यहाँ पे हीरो बहुत सारे बंदे आते हैं, एक लाइन दीजिए कि फुल उसी लाइन को उसी भाव के साथ आपको पेश करना है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, अच्छे के पसीना आ जाए। और ये लोग एक एक मिनट का सीन वन टेक ओके दे के निकल जाते हैं और उसके बाद सेकंड वाले में बोलते हैं कि एक इसका है ना, एक आप इसका बदल ले लो, बदल समझ रहे हैं ना, मतलब इसको एक रिप्लेसमेंट यानी कि स्टपनी टाइप स्टाइल, इसकी डिफरेंट स्टाइल भी ले लो। ये लोग वो लोग हैं। मैं तेरे नाम में लिटरली सलमान सर के लिए रोया हूँ। अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्मों का मैं इसलिए दीवाना हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इतना फुर्तीला कोई हीरो है। और आज भी आप देखो बुर्ज खलीफा में वो डांस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा कर रहा है आदिल, वैसा उतनी फुर्ती उसमें नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है, हमें हमारे लिए हमारे अंदर से एक चीज़ जगाती है, ऑडियंस को प्रभावित करती है। तो ये लोग जिस मुकाम पे बैठे हैं उस मुकाम पे सस्टेन कर रहे हैं तो काफ़ी साल हो गए। मैं तो दुआएं करता हूँ मालिक इनको सलामत रखे। इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये आरोप आजकल सबसे ज्यादा लग रहे हैं। क्या आपको भी इस तरह का सामना करना पड़ा है कि बड़ा प्रोजेक्ट कोई आपके हाथ लग गया हो और फिर वो इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंस गया और वो आपके हाथ से छूट गया? बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल फालतू बात है। मैं बता रहा हूँ आपको एक बात बड़ी खूबसूरत मैंने करण जौहर साहब की सुनी थी कि यार मैं बनिया हूँ, मेरी दुकान पे मेरे बेटे को नहीं बैठाऊंगा तो किसको बैठाऊंगा। अब बात आती है काबिलियत। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एक तरह से ग्रुप जो होते हैं, जैसे कुछ खेमे बन जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे खेमे होते हैं। जैसे मैं अभी बहुत सारे ऐसे म्यूजिक कंपोजर, सारे म्यूजिक कंपोजर्स को जानता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे मुझे काम दें। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए काम ही नहीं है। आदमी जब अपनी जद्दोजहद छुपाता है तो बहुत सारे इल्जाम बाहर लेके आता है, एक्सक्यूजेज बाहर आते हैं, ये चीज होती है। और अगर किसी के साथ जेन्युइनली ये सारी चीज हुई है तो उनसे हमारा कभी सामना ही नहीं हुआ। आप देखिए ना, नेपोटिज्म क्या है। नेपोटिज्म, अगर मैं सिंगर हूँ तो अगर मुझे किसी ने कहा कि भाई आप अपने बेटे को मुझे गाना गवा दीजिए और मेरा बेटा उतना काबिल है कि वो गाना गा देगा तो मैं उसको गाना गवा दूंगा। दैट इज नॉट नेपोटिज्म। यानी कि आप उसको एक स्टेज दे सकते हैं, अब जो परफॉर्म वो करेगा, काबिलियत की बात करें तो जो उसकी काबिलियत जो है, जो उसको सुन रहे हैं या उसको देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि इसको कितना प्यार मिलना चाहिए या नहीं। लेट देम डिसाइड ना, ऑडियंस को डिसाइड करने दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार गुजरे हैं जिनकी औलादों ने कुछ नहीं किया, मतलब नाम के चलते कि बहुत बड़ा नाम है और उनके फादर का बहुत बड़ा नाम है, दादा का बहुत बड़ा नाम है, और लेकिन वो एक्टिंग की दुनिया में या सिंगिंग की दुनिया में या किसी भी फील्ड में वो उतना सस्टेन नहीं कर पाए। दैट इज हिज ओन जद्दोजहद ना, क्योंकि अगर दादा चाचा नहीं होते तो भी वो अपने आप में तो इंडिविजुअल होता ही ना, कि वो तो लड़ाई लड़नी है। और ये सिंगल के साथ ही है। मैं नेपोटिज्म का सबसे बड़ा ब्रेक करता है एक ही इंसान, जिसका नाम है SRK। और आज आप रणवीर सिंह को देख लीजिए, वो अपनी एक्टिंग के बल पे है, या जितने भी, राजकुमार राव, खत्म हो गई बात। आप सोचिए कि वो आदमी, मुझे नहीं लगता कि उसके चाचा दादा काका पापा ऐसे कुछ रहे होंगे, या अगर रहे भी होंगे तो साबित तो उसको करना है ना। आज मेरे पापा ने बहुत सारी फिल्में की एज ए म्यूजिक कंपोजर, मुझे कभी नहीं गवाया क्योंकि मेरी उतनी काबिलियत नहीं थी उस वक्त। और आज अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो ये सारी जद्दोजहद मेरी अपनी है, लेकिन मेरे पापा का आशीर्वाद, दुआएं मेरे साथ है। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं आदमी डिग हो जाता है कि यार मैंने, अब चलो यार, एक हीरो के लिए 20 साल स्ट्रगल करना है, हीरो वाली स्टेज नहीं रहती कि आप वो हीरो बने। तो
फिर वो कैरेक्टर आर्टिस्ट में आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर आपने मेहनत की है तो वो ज़ाया नहीं जाती, तो वो मेहनत किसी न किसी रूप में उभर के आ जाती है। बहुत सारे लोग, नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम हुआ 45 साल की उम्र में, उससे पहले क्या वो गाना नहीं गाते थे? गाना गाते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनका नाम बहुत बाद में हुआ, और बहुत सारे ऐसे हुए जिनका नाम पहले हो गया और काम देखने के बाद लोगों ने कहा अरे ये क्या है। और ऐसे बहुत सारे लोग, नाम हम इसलिए नहीं मेंशन करते क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। आज जब ऊपर वाला किसी को बनाता है किसी के सामने, तो किसी को दिखाने के लिए कि तुम इतने मत बड़े बनो जितना बड़ा मैं इसको बना सकता हूँ, या तुम इतने मत बड़े बनो जितना मैं इसको छोटा बना सकता हूँ। खत्म। आज आपका जन्मदिन, अरे वाह। हमारी और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा, जाते जाते चलते चलते अपने जन्मदिन पर दर्शकों के लिए कोई अच्छा सा गीत सुना दीजिए। ओके, एक गाना आया था, क्या ना, एक गाना फिल्म शुभ मंगल सावधान का था, सेकंड नंबर सॉन्ग था। मैं आज ढूंढ भी रहा था वो गाना, आप लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगा। ये बड़ा खूबसूरत गाना है, और ये गाना मैं आपके लिए, आपसे जो मेरा रिश्ता है आपसे, और जो कैमरे के पीछे हैं, कैमरे के अंदर हैं, जो आप देख रहे हैं, सभी के लिए ये गाना स्पेशल डेडिकेट करना चाहूँगा। दुनिया जो दिल पे बंदूक भी रख दे फिर भी लूं जीत, वो कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच। तू जो रहेगी तो साथ देगी तो रिश्ते निभा लूंगा मैं, किश्ते चुका दूंगा मैं। छोटे हैं बजट में ये ख्वाब मगर अनमोल मेरी प्रीत, हो कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच। सो ये हमारी प्यारी जनता है जिन्होंने हमें बनाया है, और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने सालों से आपने इस नाचिज़ के लिए दुआएं और जो आशीर्वाद दिया है, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप बरकरार रखें, और मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुपर सिंगर राजा हसन साहब। इन्होंने अपने जीवन के वो कुछ पल आप लोगों को बताए जो किसी ने नहीं सुने होंगे। आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं, अगर बिना मेहनत किए कुछ मिल सकता तो हर इंसान आज सक्सेसफुल होता। तो मेहनत बहुत ही जरूरी है। अपने उन निजी पलों को इन्होंने आपके साथ साझा किया जिन्हें कोई नहीं जानता है। तो सक्सेस पाने के लिए जरूरी ये नहीं कि आपके माँ और बाप बहुत बड़े हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं और बहुत सारे लोगों के साथ मेरी चिट चैट हुई है। ही इज़ द ओनली पर्सन जिनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, और मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, और मेरा जन्मदिन है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। इतना बेहतरीन अंदाज़े बयां और इतनी विदाउट एनी स्क्रिप्ट, इतना फ्लो मैंने बहुत कम लोगों का देखा है। मैं चाहूँगा आप भाईजान के लिए भी दुआ करें हमारे, कि इनका नहीं इनके भी कुछ ड्रीम्स इन्होंने मुझे बताए हैं। प्लीज़ वो ड्रीम्स के लिए आप दुआओं में हाथ उठा दीजिए। दुआएं साथ में जरूर पूरे होंगे। तो ये थे हमारे साथ बॉलीवुड के सुपर सिंगर राजा हसन साहब। अगली बार फिर ऐसे ही किसी बड़े नाम से आपको मिलवाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद।